मैं दिन में बात कर रहा हूँ, रात में सोने के बाद वाले सपने की बात नहीं कर रहा हूँ। जागते हुए कितने लोग सपना देखते हैं? वेरी गुड, क्या बात है, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। मैंने एक सपना देखा था, सर ने बोला कई सारे भरम टूटे, मेरे को पता नहीं टूटे या नहीं टूटे, लेकिन एक सपना देखा था मैंने। 2007 में मैं मुंबई आया था पहली बार, फरवरी 2007। तब मैं टेक्निकल अचीवर बन चुका था आरसीएम बिजनेस में, और मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा तोप खान बन गया। और मैं मुंबई आया, मैंने मुंबई में एक टीम स्टार्ट की। कुछ लोगों से मिलना था मुझे, लेकिन बैड लक था कि कुछ लोगों से नहीं मिल पाया, क्योंकि उस दिन सर्वेश जी की शादी थी भिलाई में। भिलाई इनका गांव है, वहां से इनकी बारात जानी थी कहीं पे, इनकी शादी थी। और जिन लोगों से मेरे को मिलना था वो लोगों को ये फ्री का फ्लाइट के टिकट दिए और वहां पे बुला लिए। तो मैं यहाँ पे अकेला रह गया। एक दो लोगों के साथ में और मिला। सन्मुखानंद हॉल में प्रोग्राम था मुकेश कोठारी जी का, मुझे आज भी याद है, 14 फरवरी 2007 का दिन था वो। और मैं टेक्निकल अचीवर के रूप में गया। मैंने कहा मुकेश जी राजस्थान के, मैं राजस्थान का, मैं टेक्निकल अचीवर, अपनी तो यहाँ बल्ले बल्ले होगी। सर सच बताऊं, मेरे को स्टेज पे ही नहीं बुलाया। एक आदमी वहां से सोच के यहाँ तक आए और बड़ी उम्मीद लेके आए, और उसको स्टेज पे ही नहीं बुलाया। और कौन नहीं बुलाया? मुकेश कोठारी जी के प्रोग्राम में नहीं बुलाया। चलो बंबई वाला को था, नहीं बुलाओ तो भेदभाव हो सकता है यार, राजस्थान वाला तो नहीं करेगा ना। मेरे को नहीं बुलाया। मैं बाहर निकला, राजाराम जी को फोन किया, मैंने कहा मेरे को स्टेज पे नहीं बुलाया। उन्होंने कहा दूसरे सेशन में बुलाएंगे। कितने सेशन है? मैंने कहा 3। बोले दूसरे में बुलाएंगे। दूसरे में भी नहीं बुलाया। मैंने फिर फोन किया, यार वो बुला ही नहीं रहे हैं। बोले तीसरे में बुला लेंगे। मैं तीसरे में भी बैठा, उन्होंने फिर नहीं बुलाया। तो मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा मुकेश जी से डायरेक्ट ही पूछ ले क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो मैंने हिम्मत की, मुकेश जी के पास गया। मैंने कहा सर मैं टेक्निकल अचीवर आत्माराम आपसे 3 बार बता चुका हूं अब तक। बोले हाँ मैं आपको जानता हूं, आप टेक्निकल अचीवर हो। सर मेरे को स्टेज पे क्यों नहीं बुला रहे हो? बोले मुंबई में एमरल्ड से शुरू करते हैं। अब एमरल्ड से शुरू करते हैं तो भैया एमरल्ड बनना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, नियम है अब आपका। तो मैंने कोशिश की कि जल्दी से एमरल्ड बनूं, तो मैं 1 साल में एमरल्ड हो गया। एमरल्ड होने के बाद मुंबई आया तो फिर नहीं बुलाया मेरे को। मैंने कहा सर अब क्या तकलीफ है? बोले अब स्टार एमरल्ड से शुरू करते हैं। वहां प्राणगीत स्टार एमरल्ड से शुरू करते थे, आप लोग जानते होंगे शायद। मैंने कहा सर मतलब अब आप ये कह रहे हो स्टार एमरल्ड आऊं? बोले हाँ। तो स्टार एमरल्ड आऊंगा तब आपने रूबी से किया तो? बोले फिर रूबी आ जाना। और रूबी आऊंगा, आपने स्टार रूबी से किया तो? बोले स्टार रूबी आ जाना। एक शपथ लेते हैं, आज एक सपना देखते हैं कि मुंबई में कोई बुलाएगा नहीं, मुंबई को ही अपन बुलाएंगे। मुंबई वाले सारे मिलके अपने को बुलाएंगे और अपन मुंबई में आएंगे और बात करके जाएंगे। मुकेश जी का इंतजार नहीं करेंगे कि मुकेश जी बुलाएंगे। और वो सपना आज पूरा हो रहा है कि मुंबई के कोने तक तो आ गए हैं। सन्मुखानंद अभी बाकी है, सन्मुखानंद जाना अभी, लेकिन जाएंगे ये गारंटी है, पक्का जाएंगे। और आपको भी एक विश्वास दिलाता हूं, सपना देखते रहिए, एक दिन पूरा होगा। क्योंकि सपना आरसीएम की वजह से पूरा हो रहा है, आपकी और मेरी वजह से पूरा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई पाव भाजी वाला, कोई सब्जी वाला, कोई चाय वाला, कोई दूध वाला अगर लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसा आदमी बैठा होगा जो नहीं कमा सकता है। बात तो सिर्फ विश्वास की है, बिलीव की है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यस और नो? विश्वास कर सकते हैं? कई लोग कह रहे हैं यस, सारे नहीं कह रहे, क्योंकि कईयों को लगता है अरे यार ऐसे थोड़ा ही होता है। मेरे को भी ऐसे ही लगता था, शुरू में सबको ऐसे ही लगता है। जिसकी शादी हो जाती है ना उसको पक्का भरोसा होता है हो जाती है सबकी। कमा रहा है उससे पूछ के देखो, कहता है यार होने पे पता चलेगा होती है कि नहीं होती है। उसको पूरा भरोसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा जिसको डाउट होता है उसकी होती है क्या? कभी नहीं। जिसको थोड़ा बहुत भरोसा होता है उसकी हो जाती है ना। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, भरोसा कम है तो भी चलेगा। डाउट नहीं होना चाहिए कि रॉयल्टी आ सकती है नहीं आ सकती है, टेक्निकल आ सकता है या नहीं आ सकता है। मेरे को भरोसा कम था बट डाउट नहीं था कभी भी। मैंने डे 1 से इस बिजनेस को जिस दिन ज्वाइन किया था ना सर, उस दिन मेरे को भरोसा तो नहीं था बट डाउट भी नहीं था।
यार दूसरे कमा सकते हैं तो अपन क्यों नहीं? ये तो भरोसा, डाउट नहीं तो होता है नहीं यार अपने को तो नहीं आ सकती। मेरे को ये लगता था आ तो सकती है, बट यार अपने को कब तक आ सकती है रॉयल्टी। और मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा बड़ा कहानी बड़ी आश्चर्यजनक है साहब। पहली बार आया हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा, और मेरे ऊपर एक दबाव रहता है, आपके फ्रंटलाइन के लीडर्स रहते हैं इनका, कि सर आप पहली बार आए हो तो कहानी जरूर सुना के जाना। मैं तो 10वीं बार आता हूं तो भी लोग कहते हैं कहानी सुना के जाना। मैंने कहा यार कहानी में क्या रखा है, क्योंकि मैं सुनाते सुनाते बोर हो गया। आप तो बोर नहीं होगे लेकिन मैं बोर हो गया। क्यों रोज ही मेरे को यार मेरी कहानी में सुनाऊंगा साहब तो पहले मेरे कान सुनेंगे ना। कि जयनारायण जी को आना था यहाँ पे, लेकिन वो किसी कारणवश, क्योंकि मेरे को ये मौका मिलना था, वो नहीं आ पाए। और उन्होंने मेरे को फोन किया, शुक्ला जी ने मेरे को फोन किया कि सर आपको आना है। मैंने कहा सर डेट आगे पीछे कर लो, क्योंकि 11 तारीख को मैं ऑलरेडी मुंबई में था। 11 को मैं ऑलरेडी मुंबई में था, थाने में सर्वेश जी ने प्रोग्राम करवाया था। बट इन्होंने कहा नहीं सर वो डेट आगे पीछे नहीं हो सकती, आप ही को आगे पीछे होके आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आऊंगा, और मैं आपके बीच में हूँ। आज ये मौका मुझे मिला आप लोगों से मिलने का, उसके लिए शुक्रिया अवधेश जी का और यहाँ की पूरी सीनियर लीडरशिप का। मेरा नाम आत्माराम है साहब। राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, बहुत सारे लोग जानते होंगे, पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है। जब मैं 2 साल का था मेरी माँ की डेथ हो गई साहब। मुझे मेरे पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया, माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है। मैं गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल में 9th क्लास तक पढ़ा हूँ। 9वीं क्लास की पढ़ाई के बाद भी मैं आगे पढ़ना चाहता था। मेरी जिंदगी का एक सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि मेरे एक चाचा जी थे, वेटनरी डॉक्टर थे, और वो काफी सफल थे। मैं 6ठी 7वीं 8वीं 3 साल उनके पास पढ़ा था, और मैंने देखा कि उनकी जिंदगी मेरे पिताजी से बेहतर थी। तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। वो वेटनरी डॉक्टर थे, मैं ह्यूमन का बनना चाहता था। 9th क्लास में मैं पढ़ा, 10वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। 9th क्लास पास होने के बाद 10वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, तो उस समय मैं बीमार हो गया। रोमेटिक अर्थराइटिस टाइप की एक बीमारी मेरे को हुई। वो रोमेटिक अर्थराइटिस नहीं थी, बट उसी टाइप की थी जिससे मेरे जोड़ जाम हो गए पूरे। मेरा उठना बैठना फ्रेश होना सारी चीजें मतलब एक तरह से बेड पे ही होने लग गई थी। डॉक्टरों ने कहा बचने की संभावनाएं नहीं है। बट मेरे एक अंकल है जो बीकानेर रहते हैं, पुलिस में थे। एक दिन वो घर आ गए और उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे आप, छोटा शहर है रायसिंह नगर, जहाँ श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के पास कस्बा जहाँ पे मैं रहता था गांव में। उन्होंने कहा भाई साहब आप यहाँ इलाज करवा रहे हो। मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, मेरे पिताजी को बोला आप यहाँ इलाज करवा रहे हो, एक बार बीकानेर दिखा लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। और वो मेरे को बीकानेर ले गए। मुझे आज भी याद है 4 घंटे की बीकानेर की दूरी। मेरे को ऐसा लगा था जान निकल जाएगी, क्योंकि बीकानेर जाने के दौरान बस में इतना दर्द हो रहा था मेरे पैरों में। डिजालजी नाम की एक टैबलेट आती थी जिसमें 500 mg पैरास्टामोल होता था, 5 mg डाइज़ेपाम होता था, और मैं वो 6 खा गया था 4 घंटे में। 2 खिला दो तो ऊंट को 24 घंटे होश नहीं आएगा। मैं 4 घंटे में 6 खा गया था और बीकानेर चल के गया था, पैरों पे कोई बेहोश नहीं हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं दर्द कितना ज्यादा था, क्योंकि दर्द ज्यादा होता है तो नशा भी काम नहीं करता। यस और नो? बीकानेर गया, डॉक्टर आर.एन. माथुर थे वहां पे, ऑर्थोपेडिशियन, उनसे इलाज करवाया। 21 दिन इलाज करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जोड़ों से हट करे। उसके बाद फिजिशियन एस.एन. हेमचंद्र सक्सेना, एच.सी. सक्सेना डॉक्टर थे जो बाद में ब्लड कैंसर से डेथ हो गई थी। उनके पास में मेरे चाचा जी मेरे को लेके गए। उन्होंने मेरा पूरा डायग्नोज किया। डायग्नोज करने के बाद उन्होंने कहा कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा, यूरिक एसिड 27-28 चला गया था। उन्होंने कहा यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है और ये डाइजेशन का प्रॉब्लम है और समय लगेगा बट इलाज हो जाएगा। उस समय मेरा इलाज चालू हुआ, 6-7 महीने इलाज चला, मैं पैरों पे चलने लग गया, काफी ठीक हो गया। उस जमाने में मेरा 400 रुपए दवाई का खर्चा होता था साहब। ये बात 91-90 की है, 90-91 की बात है, 1990-91 की। दवाई का खर्चा मेरा 400 रुपए होता था। हर महीने मेरे को बीकानेर जाना होता था। पिताजी मेरे को 400 रुपए देते थे, बड़ी मुश्किल से दे पाते थे। वो 500 रुपए देते थे, 100 रुपए आने जाने में खर्च हो जाएगा, 400 रुपए की दवाई आएगी। गरीबी बहुत थी हमारे घर में। चाचा जी ने जो इलाज करवाया था वो 10,000 रुपए कर्जा हो गया था चाचा जी का। तो वो चाचा जी का कर्जा उतारने के लिए भी मेरे पिताजी को
बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, तब वो कर्जा उतार पाए थे। ऐसी स्थिति थी हमारे घर की। बहुत दिनों तक पिताजी मेरा वो इलाज करवा रहे थे। मैं स्कूल नहीं जा पा रहा था, लेकिन मेरा सपना था कि मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई करूंगा। सो मैं घर में बैठ के, क्योंकि और कोई काम कर नहीं पाता था, सिर्फ पढ़ना ही होता था, तो मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मेरा एक दोस्त आया, आके मेरे को बोलता है वो एडमिट कार्ड आ गया है 10वीं का, 400 रुपए आपकी स्कूल की फीस है, वो दे दो और वो एडमिट कार्ड मंगवा लो। अभी आप परीक्षा दे सकते हो और आपने तैयारी की है, आप 10वीं पास हो जाओगे। तो मैंने मेरे पिताजी को कहा मेरे को 400 रुपए दे दो, मेरे को वो एडमिट कार्ड मंगवाना है स्कूल से और 10वीं की परीक्षा देनी है। मेरे पिताजी ने 2 ही मिनट में मेरे को 500 रुपए दे दिए। मैंने कहा यार दवाई के लिए मांगता हूँ 500 रुपए, तो एक हफ्ता लगा देते हैं ये, आज 500 रुपए दे दिए। मतलब मेरे पिताजी मेरे को पढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन 5 ही मिनट बाद मेरे को पता चला कि मामला कुछ और था। पिताजी ने कहा ये 500 रुपए ये घर में, तू चाहे तो दवाई ले आ, चाहे तो तेरा एडमिट कार्ड दे आ। अब बताइए साहब कहां जाऊं? एडमिट कार्ड ला रहा हूं तो जान जा रही है, और जान बचा रहा हूं तो सपना टूट रहा है। यस और नो? लेकिन थोड़ी देर बाद सोचा यार 10वीं कौन सा कुंभ का स्नान है जो दोबारा नहीं आएगा, 12 साल लगेंगे, ये तो अगले साल फिर आ जाएगी। चलो पढ़ाई को छोड़ते हैं, दवाई ले आते हैं। मैं वो 500 रुपए लिए बीकानेर चला गया, दवाई ले आया। 10वीं की परीक्षाएं निकल गई। जब वो बच्चे परीक्षा दे के आते तो वो पेपर उस समय लेके आते थे साथ में, आ रहे लाल और पीले रंग के पेपर होते थे, वो पेपर लेके आते थे। मैं घर में बैठ के उसमें पेपर को आंसर करता, और आंसर करने के बाद खुद का टीचर बन के खुद को नंबर देता। और मैंने बड़े टाइट नंबर दिए थे खुद को, फिर भी 80% को 85 दे देता। मतलब मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। अगले साल मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा, चलो अगली बार ट्राई कोशिश करते हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, प्राइवेट फॉर्म भरेंगे, 10वीं पास कर लेंगे। 10वीं पास करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था मैं आगे बड़ी पढ़ाई करूं, डॉक्टर बन जाऊं। छोटा ऑप्शन था कि अगर मैं फिजिकल फिट होता हूं तो मेरे परिवार के 40 लोग राजस्थान पुलिस में, 41वां मैं बन जाऊंगा। चाचा जी उसमें तो धक्का लगा के करवा ही देंगे। चाचा जी मेरे को बीकानेर जब भी दवाई लेने आता तो बोलते बेटा 10वीं कर ले, फिर तो मैं तेरे को कहीं ना कहीं आगे पीछे डंडा पकड़ा ही दूंगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे 10वीं करने के बाद, ज्यादा पढ़ूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो सिपाही तो पक्का। यस और? तो मैंने इसी सोच के साथ में वो 10वीं करने की सोची, लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी। हर महीने वो 400 रुपए का खर्चा बड़ा भारी पड़ रहा था। 2-3 साल हो गए थे। एक दिन मेरे एक रिलेटिव मेरे घर में आए, वो बात कर रहे थे, कोई लड़का चाहिए दुकान पे। मैंने कहा कहां है आपकी दुकान? बोले घड़साना में, मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर, 76 किलोमीटर दूर। मैंने कहा आपकी दुकान पे आदमी चाहिए? बोले हाँ। मैंने कहा मेरे को ले जाओ। बोले तेरे को ले जाए, तू रहेगा दुकान पे? मैंने कहा हाँ, मैं दुकान पे नहीं रहूंगा, मैं परमानेंट वहीं रहूंगा। बोले कितने पैसे लोगे? मैंने कहा 400 रुपए। उनका 400 क्यों, 500 क्यों नहीं? मैंने कहा 400 की दवाई आती है, रहना खाना पीना आपका होगा, मेरे को और क्या करना है पैसे का। तो वो मेरे को साथ ले गए और मैं उनकी किराने की दुकान पे चला गया। 6-7 महीने में उनकी किराने की दुकान पे रहा। साहब मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, ये दुकान की नौकरी करके जिंदगी में कभी सपने पूरे नहीं हो सकते। 10वीं की पढ़ाई साथ में थोड़ी बहुत करता था, लेकिन एक दिन दिमाग में विचार आया यार मैं 10वीं क्लास पास करके करूंगा क्या? या तो मैं पुलिस में बन जाऊंगा, सिपाही बन जाऊंगा, या मैं ज्यादा पढ़ लूंगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन मेरे पास 10वीं की 400 रुपए फीस के पैसे नहीं है। डॉक्टर बनने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, वो पैसा तो मिलेगा ही नहीं कभी अपने को। तब तक थोड़ा समझ में आ गया था डॉक्टर बनने में कुछ 10-20 लाख रुपए लगते। तो मैंने कहा वो तो कभी अपने पास होगा ही नहीं, पूरी जमीन बेच देंगे पिताजी को और खुद को बेच देंगे तो भी 10 लाख नहीं बनेगा। तो ये नौकरी वाला ख्वाब छोड़ देते हैं, ख्वाब कुछ और देखते हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाह रहा था? क्योंकि पैसे कमाना चाह रहा था। एक दिन मैंने देखा मेरी दुकान के सामने एक दुकान थी, उसमें एक झोला छाप डॉक्टर बैठता था। वो सुबह दारू पी के आता था, फिर पेशेंट आते थे वो इलाज करता था, और फिर शाम को वो दारू पी के घर जाता था। और कई बार जाता नहीं था, हम छोड़ के आते थे। लूना मोपेड गाड़ी होती थी उसके पास, वो कई बार स्टार्ट तो हो जाती थी, चलती नहीं थी क्योंकि इतना ज्यादा टुन हो जाता था। मैंने कहा यार ये धंधा तो ठीक है, इससे आके यही नहीं पूछते तूने दारू पी रखी है कि बिना दारू पिए हुए। आता है आदमी ऐसे देखता है, दवाई देता है, लेता है, पैसे देता है, चला जाता है, ये पीछे से जाके दारू ले आता है।
ये काम अपन सीख जाए ना तो पैसे तो बिना डिग्री वाले डॉक्टर बन के भी कमा सकते हैं। एक दिन मैं उसके पास गया, जाके मैंने कहा अंकल मेरे को डॉक्टरी सीखनी है। बोले सिखा देंगे, क्या करना होगा? बोले 2 पाउच लाने होंगे दारू। पाउच में आती थी, वो पानी के पाउच आते हैं ना आपके यहाँ पे, वैसे दारू आती थी पहले राजस्थान में देसी। बाद में वो क्वार्टर में आने लग गई, वो होता है ना वो बोतल टाइप का छोटा सा, उसमें आने लग गई। तो बोले वो 2 पाउच लाने होंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। बोले पैसे तो मैं दे रहा हूँ। उन्होंने 50 रुपए दिए। मैंने कहा कितने लगेंगे? बोले 40 लगेंगे। तो 10? बोले वो तू रख ले। दारू वालों का दिल खुला होता है साहब, दिल के राजा होते हैं, जेब में कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उन्होंने 50 रुपए दिए, उन्हीं की लूना मोपेड ली, थोड़ी सी दूर पे दारू की दुकान थी, गया 2 पाउच लाया, उनको दे दिए। अब उन्होंने कहा देख तुम उधर बैठ जा दुकान पे सामने, इधर मैं इशारा करूंगा तब तू आ जाना, बोलना मत। डॉक्टर बनना है ना? बोले हाँ। बोले बोलना नहीं है। मैं बैठा, थोड़ी देर बाद में एक लेडीज आई, आके बोले डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतर रहा है। 10 मिनट ऐसे पकड़े बैठे रहे, फिर बोले लेटो, सुई लगानी पड़ेगी। तो बेचारी लेट गई। तो ऐसे लेटी तो बोले नहीं ऐसे लेटो, उल्टा। अब मेरे को बोलता है आजा। सिरिंज ऐसे भर रखी थी, ऐसे किया, मेरे को बोला इधर घुसेड़ दे, लगा के बोलते हैं शाबाश तू पास है। मैंने कहा बस। बोले बस, बाकी तो प्रोसेस है, डॉक्टर तो बन गया। मैंने कहा वाह यार, इतनी देर में डॉक्टर बनते हैं साला, इतने साल पढ़ाई करो, इतनी डिग्री लो, इतना ये करो, इतना ये करो, 1.5 मिनट में डॉक्टर बन गए यार। थैंक यू। 1.5 मिनट में डॉक्टर बन गए। उसके बाद में उन्होंने कहा बस अब आते रहना, मैं दवाइयां दूंगा, वो दवाइयां सीख लेना। उनको वो दारू लाने वाला चाहिए था, वो कोरियर वाला तो मैं बन गया उनकी दारू का। और मेरे को एक डॉक्टर चाहिए था जो मेरे को डॉक्टरी सिखा दे, मेरे डॉक्टर वो बन गए। वो मेरे गुरु, मैं उनका चेला। जब भी दुकान पे मेरे पास कोई ग्राहक नहीं, उनके पास कोई पेशेंट है, मैं आ गया, वो दवाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। 3-4 महीने वहां पे देखा। उसके बाद में मैंने, एक मेरा दोस्त था, मैंने उसको बोला यार कोई ढंग का डॉक्टर बता, ये किराना वाले 400 देते हैं, यहां से जिंदगी नहीं चलेगी। यहां वाले 400 देते हैं, जिंदगी नहीं चलेगी। अब जिंदगी चलानी है तो डॉक्टरी करनी होगी। तो डॉक्टरी कोई ढंग के डॉक्टर के पास करे, तो बेवड़ा है, सारा दिन पिए हुए बावड़ा पड़ा रहता है। थोड़ा बहुत अपन सीख गए। तो उसने कहा कि 26 किलोमीटर दूर वहां से एक अनूपगढ़ शहर है, उसने कहा वहां एक डॉक्टर है, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर लेता हूं। तो मैंने कहा यार तू बात करना। तो वो एक दिन गया, उसने बात की, बोलता यार मैंने बात कर ली, लेकिन वो तो तेरे पास समाचार मैंने पहुंचाया था, लेकिन समाचार पहुंचा नहीं, तू वहां आ जा। मैंने कहा कितने रुपए देगा? बोला 700 रुपए दे देगा वो। अरे वाह, डबल प्रमोशन हो गया, साथ में डॉक्टरी सीखने को मिलेगी, साथ में रुपया 400 का 700 मिलेगा, साथ में थोड़ी रेपुटेशन भी होगी, लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब। तो मैं वहां से वो किराना दुकान छोड़ी और वहां चला गया। वहां गया, डॉक्टर साहब ने बोला सुई लगानी आती है? मैंने कहा आप लेटो, अभी बता देते, और की जरूरत ही नहीं है, आप ही से ट्रायल शुरू करते हैं। बोले नहीं फिर ठीक है, कितने दोगे? बोले 700 बोला था, 700 दे दूंगा। 700 रुपए दे दिए, अपन ने डॉक्टरी शुरू कर दी। अब 6 महीने वहां रहा, इतने में पिताजी को लगा बेटा डॉक्टर सच्ची में बन गया। एक दिन मेरे पास आए, आके बोलते हैं तेरी सगाई फिक्स कर दी। मैंने कहा कहां? बोले वहां गांव में। मैंने कहा मेरे से पूछा ही नहीं, तेरे से क्या पूछना था? बात तो सही है, मेरे से क्या पूछना था? बोले तेरी 11 जून को शादी है, घर आ जाना 5-4 दिन पहले और कपड़े वपड़े बनवा लेना। मैंने कहा यहीं से बनवा के लाऊं कि वहां बनवाने? बोले यहीं से बनवा के लिया, तेने पहनने, मैंने तो पहनने नहीं। ठीक है भाई, अब ये सर्वे सतम्बर हो गई थी। अच्छा ऐसे भी हुई थी क्या? ऐसे ही हुई थी। तो मैं चला गया, डॉक्टर साहब को मैंने बोला मेरी शादी है, तो बोले जा। मैं चला गया। अब शादी से पहले मेरा दिल कर रहा है धक 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 धक, पता नहीं कैसी होगी। अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है, फोटो देख लेते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो, है ना? उस समय क्या था अखिलेश जी? कुछ था? कुछ नहीं था। ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना लिंक्डइन था, कुछ नहीं था। अतार कोई पता। अब मेरी शादी हुई, एक प्राइवेट बस जिसमें 50 बाराती, मैं दूल्हा आगे बैठा हूं, वो ताली बजा रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, मैं माथा पीट रहा हूं। आराम करो, बता तो दो कैसी के साथ है, कैसी होगी, कुछ तो पता चले। गए, शादी हुई। अब शादी होती है ना तो घूंघट में होती है, राजस्थान में पहले, अभी तो ठीक ठाक है, पहले घूंघट में।
अब वो उसके इतना बड़ा घूंघट है, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा तो दिख जाए, पता तो चले कैसी है। कोई पता नहीं चला। अब उसको तो घूंघट में से थोड़ा बहुत दिख रहा है तो पता चल रहा है ये पप्पू ऐसा है, अपने को कोई पता नहीं चल रहा है कि ये कैसी है। खैर वो दिन में शादी थी, शाम को घर आए, शाम को इधर उधर घर में थोड़ा भाभी से पूछा, अरे भाई बता तो कैसी है। बोले खुद ही देख लेना। अरे बता तो देखेंगे, तब तक इंतजार किससे हो रहा है। बोले नहीं बढ़िया है, आपसे तो सुंदर है। अच्छा चलो ठीक है। बाद में देखा तो पता चला जैकपॉट लग गया, क्योंकि वो बड़ी सुंदर थी। मैंने कहा वाह यार भगवान, जिंदगी में एक काम तो तूने ठीक किया है, कम से कम जिसके साथ जिंदगी निभानी है वो तो ठीक है। लॉटरी तो है, सगाई हो गई, अब शादी होगी, लॉटरी है, इनाम निकल गया तो आपका है, नहीं निकला तो किसी और का है। क्या करेंगे? कई दिनों बाद वो एक दिन मेरे को पूछती है, आप काम क्या करते हो? मैंने कहा तेरे बाप ने बताया नहीं तेरे को? यार वो देख के गया था मेरे को, मैं काम क्या करता हूं, तेरे को नहीं बताया? बोले बताया था। क्या बताया था? बोले डॉक्टर तो हूं ना, डाउट है तो लेट, अभी बता। बोले नहीं वो तो पता है, तो फिर पूछ क्यों रही है? बोले नहीं पैसे कितने कमा लेते हो? मैंने कहा डॉक्टर कितने कमाता है? बोले डॉक्टर तो खूब कमाता है। तो बात खत्म, पूछ क्यों रही है? मालूम है 700 ही कमा रहा था। बता सकता हूं क्या 700? तो बताना है नहीं, लेकिन बीवी को बताना है तो कैसे बताएं? रेपुटेशन के हिसाब से। डॉक्टर साहब, मैंने कहा गांव में पूछ ले सबसे, मैं डॉक्टर हूं। बोले डॉक्टर तो, मैंने कहा वो डॉक्टर को बढ़िया ही मिलते हैं, चिंता मत कर। उसके बाद में वो थोड़े दिन डॉक्टर साहब के पास गया, फिर वो वापस छोड़ दिया, ये गांव में आ गया। गांव में आके प्रैक्टिस शुरू कर दी, प्रैक्टिस शुरू कर दी। 4000 रुपए में कमाने लग गया था अखिलेश जी उस समय। लेकिन जब वो 4000 रुपए कमाता था ना साहब, तो अंदर से खुशी नहीं होती थी। क्यों खुशी नहीं होती थी? वो डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे, मेरे को तो जानते होंगे कि क्यों नहीं होती थी। क्योंकि गांव में क्या है, उधार का बिजनेस होता था। आपके तो यहां नगद देते होंगे ना लोग, उधार होता था। और उधार में क्या है, आधा पैसा आता था, आधा नहीं आता था। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इस्तेमाल नहीं होती थी, सारी जेनरिक होती थी। और इलाज करना होता था स्टेरॉइड से, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा एंटीबायोटिक में 4 दिन लगते हैं साहब, जुकाम हो जाए तो भी ठीक होने में 4 दिन पेशेंट इंतजार नहीं करता है, उसको चाहिए क्विक फिक्स। और क्विक फिक्स है स्टेरॉइड। बेंटिसोल तो अभी नाक बह रहा है, बेंटिसोल तो 1 घंटे बाद नाक बहना बंद। आदमी बोलता है इससे अच्छा डॉक्टर धरती पे नहीं है। अबे तू खा रहा है ना, ये तेरे नाक की हड्डी बढ़ा रही है। डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, बट तेरे नाक की हड्डी बढ़ा रही है। ये साइड इफेक्ट है इसका। वो उसको बेचारे को पता थोड़ा ये, लेकिन मेरे को तो पता है ना। मेरे को अंदर ही अंदर दिख रहा है कि इधर वाले से तो बच जाएगा, उससे कौन बचाएगा? पिछली बार ये यहाँ पे फटका है, अगली बार पता नहीं यहाँ से आगे कहां फटकेगा। इस बार कुछ गलत करेंगे भाई, पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा तभी तो यहाँ है। और इस बार गलत करेंगे तो अगली बार यहाँ से 2 कदम और आगे डाल देगा, तो क्या कर सकते हैं? कुछ हो सकता है। वो क्या हुआ, एक बार एक लड़का था, उसके पिताजी की डेथ हो गई। उसकी माँ ने बोला बेटा तेरे पिताजी को हरिद्वार अस्थियां विसर्जित करके आ। अस्थियां लेके रवाना हुआ। उधर से था गंगानगर साइड से, तो गंगानगर साइड से हरिद्वार जाते हैं तो दिल्ली के पास से ही जाते हैं। तो दिल्ली में सुबह सुबह कहीं उतरा होगा ट्रेन से, ट्रेन बदलने के लिए, तो चाय पी रहा था बैठा बैठा। चाय पीते पीते देखा पास में से एक बड़ा सा नाला बह रहा था। चाय वाले से पूछा भाई ये क्या है? बोला ये नाला है। बोला ये कहां जाता है? बोला भाई यमुना से आता है। बोला आगे किधर जाता है? बोला आगे हरिद्वार में जाता है। उसने कहा यार हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है, पिताजी को यहीं चला देते हैं, चले जाएंगे। उसने वो डाल दिया और घर चला गया। माँ ने बोला बेटा पिताजी को हरिद्वार छोड़ा? बोला हाँ माँ छोड़ा। 2-3 दिन बाद में एक दिन रात में माँ उठी, उठ के बोलती है बेटा बेटा खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। बोला माँ क्या हुआ? बोला तेरे पिताजी आके मेरी छाती में बैठ गए। बोला क्यों? बोला वो कह रहे हैं तेरा एक कमीना बेटा है ना, ये मुझे हरिद्वार नहीं छोड़ के आया, हरिद्वार से पहले एक नाले में डाल दिया था, 40 किलोमीटर इधर नाले में अटका पड़ा हूं। वो बोलता है माँ ये पिताजी ने सारी जिंदगी खराब ही सोचा, नेगेटिव ही सोचा। ये 400 किलोमीटर इधर आगे गंगानगर, ये 40 किलोमीटर आगे हरिद्वार नहीं जा सकते थे।
तो मैंने कहा भगवान ने अब की बार यहां डाला है, अगली बार अगर 400 किलोमीटर आगे डाल दिया तो क्या करेंगे? तो मैं जो काम कर रहा था ना सर, उससे मैं संतुष्ट नहीं था, सीधी बात बता रहा हूं। मेरे को यह लग रहा था यार कोई और काम मिल जाएगा तो अपन इसको छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जब आप किसी काम को स्वेच्छा से नहीं करते हो ना, दिल से नहीं करते हो, तो आपको उसमें बरकत नहीं होती है, मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे कुछ हालात बने, एक और डॉक्टर आ गया, उसका कंपटीशन हो गया, मेरी आमदनी उससे कम हो गई। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा साथ में खेत में भी थोड़ा हाथ बटाया कर, ये नौकरी तो सुबह शाम भी हो जाती है, दिन में थोड़ा खेत का काम भी करवाया कर। तो मैं पिताजी के साथ खेती करने लग गया। ज्यादा रेगिस्तानी जमीन थी, लेकिन कुछ जमीन हिस्से में ले लेते थे पिताजी, तो राजस्थान की कुछ नहरी जमीन मिल जाती थी और उससे गुजारा ठीक चलता था। एक दिन पता चला पिताजी को पीलिया हुआ है, डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा इनकी सोनोग्राफी करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला उनको कैंसर है पेट का। बाद में उनकी बायोप्सी करवाई तो पता चला ये तो 80-90 दिन के मेहमान है। कीमो वगैरह लगवाई, लेकिन थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो गई। 1-1.5 महीना 2 महीने जिए थे वो, 2 महीने बाद डेथ हो गई। अब पहले एक सहारा था कि चलो ठीक है यार, कुछ भी खराब होगा तो ये संभाल लेंगे। अब वो सहारा छिन गया। जो हिस्से पे जमीन मिलती थी नहरी, वो भी मिलनी बंद हो गई। रेगिस्तानी भूमि मेरे हिस्से में 10 बीघा, राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि एकड़ में बात करो तो 7 एकड़ होती है, वो 7 एकड़ भूमि मेरे को मिली। उसमें भी मेरा बैड लक ये था कि उसमें पानी नहीं गिर रहा था, इसलिए फसल नहीं हो रही थी। डॉक्टरी वाला मेरा बिजनेस जो है वो एक तरह से बंद जैसा ही था, कभी कोई थोड़ी बहुत दवाई बिकती थी, नहीं तो उसमें भी कुछ ज्यादा होता नहीं था। दोस्तों से, रिश्तेदारों से कर्जा लेता है, उधार लेता है, चलो यार जब पैसे आएंगे तब चुका देंगे। 1 साल उधार लिया, 2 साल उधार लिया, 3 साल उधार लिया, 1.5 लाख रुपए का मेरे सिर पे कर्जा हो गया था। शादी वादी किसी की होती थी, कोई बुलाता नहीं था। कभी कभार कोई बुला लेता तो जाने की समस्या होती थी कि जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसको 100-200 दे के आने पड़ेंगे, फ्री में तो खिलाएगा नहीं, और वो 100-200 अपने पास होते नहीं थे। अचानक एक दिन मेरा एक बचपन का दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था, 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहता था, मेरे पास आया, आके बोलता है यार ये उधार की जिंदगी कब तक जीते रहोगे, कोई काम धाम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा क्या करूं यार, 9वीं पास आदमी, नौकरी तो कोई देता नहीं, खेती में कुछ होता नहीं, नौकरी वाला चलता नहीं, और क्या करूं बता दो। वो कहता है काम तो मैं बता दूं, आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ, कर लेंगे। वो कहता है आपके गांव में दूध बहुत होता है, आप गांव से दूध इकट्ठा करके 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर राइसिंग नगर, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं 8%, बोला वहां ले जाके बेचो तो आपकी इनकम ठीक हो सकती है, गुजारा ठीक चल सकता है। अब उसका विचार मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि वो दूध बेच रहा था और उसमें सक्सेसफुल था। कोई एक सफल आदमी किसी कार्य के बारे में हमें बताता है तो हमें उसकी बात पे यकीन जल्दी हो जाता है। मैंने उसकी बात को माना। मैंने कहा यार दूध बेच तो लूं, बट मेरे को बेचना नहीं आता यार। इंद्राज नाम था उसका। मैंने कहा इंद्राज बेचना नहीं आता। वो कहता है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको 2-3 दिन में दूध बेचना सिखा दूंगा। मैं उसके साथ उसके गांव चला गया। 2-3 दिन में उसने मेरे को दूध बेचना सिखा दिया, क्योंकि दूध बेचने के काम में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। 2 ही चीजें सीखनी होती है साहब, कितना पानी मिलाना है, कितना फैट निकलवाना है, यानी इंग्लिश में बोले तो कितना ब्लैक एंड व्हाइट करना है। मैं सीख गया 2-3 दिन में। उसके बाद में घर में एक साइकिल थी, उस साइकिल से दूध बेचना शुरू किया। पहले 1 साल साइकिल पे बेचा, थोड़ी इनकम ठीक हुई, एक पुराना मोटरसाइकिल ले आया, थोड़ी और इनकम ठीक हुई तो एक नया मोटरसाइकिल फाइनेंस करवा लिया। मुझे लगा मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरा घर कच्चा है वो पक्का बन जाएगा, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं है साहब। ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी बिजनेस ऐसे जाता है, कभी ऐसे भी जाता है। मेरा बिजनेस भी थोड़े दिन ठीक चला, 5-6 हजार रुपए महीना में कमा रहा था, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, वो गिरना शुरू हो गया। जब गिरना शुरू हुआ तो भी दोस्त से सलाह ली, तो उसने मेरे को बताया कि आपको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब ऐसे ऐसे ठीक ठाक किया थोड़ा, तो इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई तो मैं फिर अवसर ढूंढने लग गया। मेरे को एक चीज बताता हूं आज आपको मैं, मेरे को जिंदगी में कभी संतुष्टि नहीं हुई थी। चाहे मैंने खेती की, चाहे मैंने नौकरी की, चाहे मैंने झोला छाप नौकरी की, चाहे मैंने दूध बेचा, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा देखता था, यार इस दुनिया में जो भी लोग पैसे वाले हैं ना, उनमें और अपने में शारीरिक रूप से क्या है कि वो अमीर है और हम गरीब हैं। मैं जब भी किसी गरीब आदमी को देखता था तो मैं सोचता ये गरीब क्यों है, और जब भी किसी अमीर को सोचता तो मैं सोचता ये अमीर क्यों है, क्योंकि दोनों ने 9 महीने मां के गर्भ में बिताए साहब।
दोनों को भगवान ने एक जैसा शरीर दिया है, यस और नो? महाराष्ट्र में रहने वाले सब मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, यस और नो? मुकेश अंबानी भी सेम बोलते हैं, फिर उनके पास पैसे ज्यादा क्यों है और हमारे पास कम क्यों है? सारी चीजें सेम है। कांटे में चढ़ा के वजन कर लो बराबर निकलेगा, काट के खून चेक कर लो एक जैसा निकलेगा, मांस का डीएनए टेस्ट करवा लो एक जैसा निकलेगा, सारी चीजें सेम है। वो भी नाई से सैलून में बाल कटवाते हैं, हम भी सैलून में बाल कटवाते हैं, उनके भी बाल बढ़ रहे हैं, हमारे भी बढ़ रहे हैं। उनको भी नेल कटर चाहिए, हमें भी चाहिए, उनको भी 2 वक्त खाना चाहिए, हमें भी चाहिए, उनको भी नहाने के लिए पानी चाहिए, पेस्टिसाइड से नहीं नहाते हैं, पानी से नहाते हैं, और हम भी पानी से नहाते हैं, यस और नो? सब कुछ एक जैसा है, फिर पैसे में अंतर क्यों? कोई तो एक चीज है ऐसी जो उनके पास है हमारे पास नहीं है, यस और नो? क्या कभी सोचा है किसी ने? इस दुनिया के 98% लोगों की तकलीफ यह है कि वो सोचते नहीं है। जो सोचते हैं ना वो वहां से खड़े होकर यहां आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में रहते। शोर में रहने वाला 5 स्टार होटलों में पहुंच सकता है अगर सोच ले तो। अर्ल नाइटिंगेल का एक टेप है, दुनिया का सबसे महान चमत्कार, सॉरी दुनिया का सबसे महान रहस्य, YouTube पे पड़ा है, सुनना आज मीटिंग खत्म होने के बाद, 1 घंटे का है। आदमी सोचने की वजह से है साहब, जो कुछ भी है वो आज आपने सोचा ना यहां पहुंचना है। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है जो बिना सोचे आज की मीटिंग में आ गया हो? कि सोचा तो नहीं था बट ऐसे ही घूम रहा था और घूमते घूमते सीढ़ियां चढ़ गया और इधर आके अटक गया? कोई है ऐसा? आपने सोचा तो यहां आए। अच्छा, कईयों को आपने बुलाया होगा, वो नहीं आए, आने का सोचा नहीं तो नहीं आए। सोचा तो आ गए, नहीं सोचा तो नहीं आए। आज आप जो कुछ भी हो, आप सिर्फ अपनी सोच की वजह से हो दोस्त। मैं हमेशा सोचता था यार लोग गरीब से अमीर बन सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं बन सकता? क्या खराबी है मेरे लिए? मैं हमेशा एक अवसर की तलाश में रहता था। और कहते हैं कि जब आप सोचते हो तो रास्ते ऊपर वाला बनाता है। आप इंसान की औकात नहीं हो रास्ता बनाए, रास्ते बनाना उसका काम है, क्योंकि उसने हमें भेजा है। और हम उससे कुछ भी मांगेंगे ना। एक बच्चा अभी ट्रेन में रो रहा था, मैं जब ट्रेन में आ रहा था एक बच्चा रोने लग गया। वो कहता है पूरी सीट चाहिए। अब सीट पे 3 लोग बैठते हैं, तबाही मचा दी। उसकी मम्मी डांट रही है, उसका पापा डांट रहा है, तबाही मचा दी। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप लोग इधर वाले थोड़ा सा इधर हो, आप दोनों इधर बैठो, मैं ऊपर वाली पे जा रहा हूं, इसको पूरी सीट दे दो। पूरी सीट वापी से लेके यहां तक पूरी सीट लेके आई थी वो बच्ची। क्यों? उसने मांगा तो उसको दुनिया ने दिया। आप भी मांगोगे तो ऊपर वाले को देना पड़ेगा। तकलीफ ये मांगते नहीं है। मांगने से पहले तो डाउट होता है। हाँ, मंदिर में जाके मांग लेंगे, मस्जिद में जाके मांग लेंगे, दिल से नहीं मांगेंगे कि मुझे अवसर दो। धन मांगेंगे, लॉटरी का टिकट खरीद के प्रसाद चढ़ाएंगे, बोला खुल जाना। वो तो एक की खुलनी है, 1 करोड़ बिकी है, एक की खुलेगी। वो केरला वाले का गूगल पे सारा दिन आ रहा है, वो बेचारा परेशान है, रिश्तेदारों के घर में छुपा बैठा है। क्यों छुपा बैठा है? ये साउंड में कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके वहां से। ये सोचता था यार कोई अवसर मिले। मैं जब दूध बेचता था और जब इनकम कम होती थी तो मैं मनी मन सोचता यार भगवान ये सारी तकलीफें मेरे रास्ते में है क्या? मैंने डॉक्टरी की, उसमें ठीक नहीं हुआ, मैंने दूध बेचा। दूध बेचता तो मेरे को लगता है यार कुछ तो और होना चाहिए जिंदगी में, यार कुछ तो अलग होना चाहिए जिंदगी में, कुछ अलग करना है यार, कुछ तो अलग होना चाहिए। और जैसे ही मैं अलग के बारे में सोचा, एक दिन मेरी जिंदगी में चमत्कार हुआ। मेरे एक दोस्त का फोन आया, मेरे को बोलता है आत्माराम जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं यार, दूध बेच के घर पहुंचा हूं। बीच में रुक रहा है थोड़ा थोड़ा चीज़। मैं दूध बेच के घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर पहुंचा उसका फोन आया, आत्माराम जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं यार, दूध बेच के घर आया हूं। बोला कल मार्केट आओगे? मैंने कहा हाँ मार्केट तो रोज का काम है, आऊंगा। बोला यार आप मेरे पास आना फ्री होके, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। अब मैं हिंदुस्तानी आदमी हूं साहब, और हिंदुस्तान के आदमी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको फ्री में कुछ भी तो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे ना ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूं, अपने नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। मैं भागा भागा उसके पास गया, अवसर की तलाश तो थी मुझे। मैंने कहा यार फ्री में मिल रहा है और क्या चाहिए, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। मैं भागा भागा उसके पास गया, जाके मैंने उससे पूछा बता भाई क्या चीज है यार? इसमें ढूंढ रहा था। मैंने कहा हाँ कोई बात। मैंने कहा यार कोई ऐसा
मेरी जिंदगी में कुछ अलग हो सके, मैं कुछ अलग कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे आसपास पैसा बना रहे थे, बहुत सारे लोग कामयाब थे, उनके बिजनेस में भी कामयाब थे, उनके काम में भी कामयाब थे, सब चीजों में कामयाब थे, सब चीजों में कामयाब थे। तो मैंने कहा यार कोई तो ऐसी चीज मेरे को मिलनी चाहिए जिस चीज से मेरा गुजारा हो सके। और मेरे दोस्त ने फोन किया, बोला फ्री का बिजनेस बताता हूँ, मेरे पास आओ। मैं उसके पास चला गया, मैं उसके पास गया। जाते ही उसने मेरे को एक गत्ते का पैकेट दिखाया, उस पैकेट पे लिखा हुआ था आरसीएम बिजनेस एनएम किट। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोला ये कपड़ा है। मैंने कहा कपड़ा ऐसे कब से आने लग गया? कपड़ा तो वो थान में डंडे पे लपेटा हुआ आता है, वो वाला होता है। बोला ये नए तरीके का कपड़ा, इससे आदमी अमीर बन सकता है। अवसर जब भी आपके सामने आएगा ना साहब, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ होगा, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ होगा, आप पहचान नहीं पाओगे। पूरा ढका हुआ होगा, पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जब निकलेगा ना तो पीछे से सिर एकदम स्पार्ट होगा, पकड़ोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है साहब। जिंदगी में अवसर सबके पास आता है, मौका सबके पास आता है साहब, लेकिन वो मौके को पहचान नहीं पाते हम लोग। ज्यादातर लोगों के गरीब या एवरेज रहने का कारण है कि मौका जब आया तो पहचाना नहीं। जिस जगह पे आज हम खड़े, ये जगह को खरीदने का मौका बहुत सारे लोगों के पास आया होगा, बट किसी एक ने उस मौके को पहचाना होगा। जिसने पहचाना होगा वो अरबपति होगा, जिन्होंने नहीं पहचाना वो पछता रहे होंगे, काश हमने ग्रेब कर लिया होता, पकड़ लिया होता। यस और नो? अवसर मेरे सामने था लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि ढका हुआ था पूरा का पूरा, आसानी से पहचाना। मेरे सामने था अवसर, मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है। थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दो। मैं मन ही मन सोच रहा था ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, ये मेरे को उल्लू बना रहा है। ये कपड़ा पहनने से कभी अमीरी आ सकती है क्या? ये कोई किट वाला आया होगा, टिका के गया होगा इसको, और अभी ये मेरे को टिकाना चाह रहा होगा। मैंने उसको कहा नहीं यार, ये किट विट के चक्कर में मेरे को नहीं उलझना। क्या करना होगा? बोला लेना होगा। मैंने कहा फ्री में दे रहे हैं। बोला कपड़े के पैसे ले रहा हूं। कितने? 1500। अरे रहने दे फिर तू तो फ्री का बोल रहा था। बोला कपड़े के पैसे ले रहा हूं, अवसर फ्री में दे रहा हूं। कौन सा अवसर? बोला बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा फिर तू रख ले, तू अमीर हो जाएगा ना तब मैं ले लूंगा। वो कहता है मैं तो अमीर होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन साथ में तेरे को दे रहा हूं। मैंने कहा ये गोली देने का काम किसी और को कर, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि टिकाने का धंधा जोरों से चल रहा है आजकल। कोई आया होगा, इसको टिका के गया होगा और अभी ये मेरे को टिकाना चाह रहा होगा। मैं उससे बच के निकलना चाह रहा था। 18 सितंबर 2002 की ये घटना है दोस्त। उसने मेरे को बोला चाय पीनी है। मैंने कहा 2 घंटे से पका रहा है तो चाय तो पिलाना बनता है। तो बोला मैं बोल के आ रहा हूं उसको, मेडिकल दुकान थी उसकी। मैंने कहा बोल के क्या आना है, यहीं से आवाज लगा दे, वो भेज देगा चाय वाला। वैसे ही चाय पे दुकान की आवाज ही लगाते हो, ए 2 चाय भेजना, ऐसे ही करते हैं ना दुकानदार लोग। मैंने कहा कर दे आवाज। बोला नहीं मैं बोल के आ रहा हूँ, थोड़ा अदरक वगैरह डाल के बढ़िया बना के भेजेगा, थोड़ी ठंड है। बोल के आ जा भाई। अब वो दुकान पे गया, थोड़ी देर बाद में दुकान में से 2 चाय लेके एक लड़का आया। आके वो उसका काउंटर था ऐसे आगे बना हुआ, उसमें 2 चाय रखी। वो लड़का वापस निकला, तभी तक एक लंबी सी स्टीम कार आके खड़ी हो गई और उसमें से एक गोरा चिट्टा आदमी बाहर निकला। बाहर निकलते मेरे से हाथ मिला के बोलता है हेलो। उससे पहले ऐसे गोरे आदमी से, अफसर आदमी से अपन ने हाथ नहीं मिलाया था साहब। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया, आप मेरे को कैसे जानते हो? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध बेचते, आज तक एक बूंद दूध लिया नहीं और बढ़िया दूध। तुम्हारा कोई तो करे, बट चलो इतना बड़ा आदमी कह रहे। मैंने कहा लो साहब चाय लो। बोला नहीं नहीं आप ले और आ जाएगी। मैंने कहा नहीं ले आप। बोला नहीं, तब तक वो मेरा दोस्त था ना राम अवतार, उसने वो चाय उनको पकड़ा दी। उसका नाम राम अवतार चावला था। उसने वो चाय उनको दे दी। बोला लो अंकल जी आप लो। मैंने कहा अंकल आप? बोला हाँ अंकल है मेरे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब वो उसको बोलता है एक चाय और भेजना। मेरे को एक बात बता, पहले जाके बोल के आए अदरक वाली, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। बोला मैंने उसको बोला आज पूरे दिन अदरक वाली आने देना। कई साल बाद पता चला बेचारा चाय वाला तो चाय अदरक की बना रहा था। उस चाय की दुकान के पीछे एक एसटीडी पीसीओ था। वो चाय के बहाने गया एसटीडी पीसीओ में और जाके उस अंकल को फोन किया। बोला अंकल, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहले काम कर चुके थे, थोड़ा एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का। तो
तो जाके बोला अंकल मुर्गा आ गया, हलाल नहीं हो रहा है, जल्दी आ जाइए, क्योंकि अटका बैठा था मामला। तो वो अंकल को इसलिए बुलाया, तो अंकल थोड़े चालू आदमी थे, नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD जानते थे। उन्होंने पूछा नाम बता, क्योंकि उनको मालूम था इस दुनिया में सबसे पसंद अगर किसी इंसान को कोई एक चीज है तो वो है उसका नाम। 1 लाख लोगों के बीच में मैं बोलूं मनोज मौर्य जी, तो खट से कान खड़े हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारा एक ही चीज होती है, वो होती है आदमी को उसका नाम। तो उन्होंने पूछा नाम क्या है? पता था नाम बोलूंगा आधा बेहोश हो जाएगा। बोले नाम आत्माराम है। बोला करता क्या है? क्योंकि दूसरा उसके काम की तारीफ करो, चाहे वो कितना भी घटिया काम करता है, फिर पूरा बेहोश। बोले दूध बेचता है। बोले बस बाकी मैं अपने आप निपट लूंगा। और आए और आते ही 2 डायलॉग मारे। पहला, हेलो आत्माराम जी क्या हाल चाल है, और दूसरा, आपको कौन नहीं जानता, इतना बढ़िया दूध बेचते हो, चला सीधा 56 इंच का, इतना बड़ा आदमी अपने को जानता है, हो गया काम। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ। उन्होंने बैठे, वो चाय आ गई, चाय पीने लगे। चाय पीते पीते उन्होंने मेरे को एक बात बोली, आत्माराम जी दूध बेच के कितना पैसा बना लेते हो? फिर बोले पैसे, पहले आपको क्लियर कर दूं, आदमी से उसकी इनकम और औरत से उसकी उम्र कभी पूछनी नहीं चाहिए, फायदा नहीं है पूछने का, दोनों ही झूठ बोलते हैं। आप 60 साल की उम्र से पूछो आपकी उम्र क्या है, और आदमी कितना भी कमा रहा होगा, वो बस काम कर रहा है, बताता है अगले जी? नहीं बताता है। आरसी वाले बताते हैं, बाहर जाके पूछोगे। वो A to Z कौन सी चाय थी तुम्हारी, A1 थी, B1 थी, वो उससे पूछो जाके कितनी कमाई होती है। काम चल रहा है साहब, दाल रोटी चल जाती है। बताता है क्या? नहीं बताता है। तो पूछने का कोई फायदा नहीं है। बट उन्होंने मेरे से पूछा। साहब सच्ची बताऊं क्या, आप अपनी वाइफ से पूछ लेना आपकी उम्र कितनी है, सच बता दे तो अपनी गारंटी है। निधि से पूछ लेना आज जाके, निधि तेरी उम्र बता, बोले नहीं है, कितनी है, होगी 27 28, चाहे 40 की हो गई होगी, सच नहीं बोलेंगे। और आप अपने भाई से पूछो कितने कमा लेता है भाई, सगा भाई सच बता, गारंटी है, बताते नहीं बताते, सच्चाई भी है। तो मेरे से उन्होंने पूछा, बोले पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहा हूं। मैंने कहा साहब अपने को झूठ बताने की जरूरत ही नहीं है, 2000 कमा लेते हैं। बोले 2000 से सपने होते हैं। मैंने कहा साहब सपने क्या, माइक चेंज करना होगा। मैंने कहा सपने क्या, जरूरतें पूरी होती है साहब, दाल रोटी चल जाती है, लेकिन और क्या करें साहब? बोले अमीर बनना चाहते हो? सीधा पूछा, अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा साहब कौन पागल होगा जो नहीं बनना चाहेगा? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो कैसा रहेगा? अमीर बनना चाहते हो? कितने लोग? वाह क्या बात है, 2 हाथ खड़े हो गए, वेरी गुड, ताली बजा लेनी। पक्का फॉर्मूला दे के जाऊंगा अमीर बनने का। जाने से पहले अमीरी की गारंटी है, चेक बाद में आएंगे, अमीर बनोगे पहले। बोले अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। बोले तो बने क्यों नहीं? मैंने कहा साहब किस्मत अच्छी नहीं है अपनी। बोले किस्मत का कोई अमीरी से संबंध थोड़ा ही होता है। मैंने कहा कैसे? किस्मत का ही सारा संबंध है साहब। बोले किस्मत का कोई संबंध नहीं है, अमीरी के कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों का जो पालन करता है वो अमीर होता है, जो फार्मूला का पालन नहीं करता है वो गरीब हो जाता है। बोले मुकेश अंबानी को जानते हो? मैंने कहा हाँ। धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। बोले धीरूभाई अंबानी को जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले वो पहले गरीब थे, बाद में अमीर हो गए। मैंने कहा हाँ। मुकेश अंबानी बाद में उनके अमीर रह गए, आधी संपत्ति बराबर में अनिल को मिली थी, वो गरीब हो गए। यस और नो? क्यों भाई? एक ही मां के पेट से दोनों ने जन्म लिया, एक ही बाप की 2 संतान, बराबर संपत्ति मिली, एक अमीर एक गरीब, क्यों? कुछ तो लोचा है फार्मूले में, कुछ तो लोचा है, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। एक का दूध खट्टा हो जाता है, एक का पीने लायक हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी किचन में, यस और नो? कुछ तो खटाई डली होगी, यस और नो? कोई तो फार्मूला गड़बड़ किया होगा, यस और नो? मैंने कहा साहब अपने को तो पता नहीं फार्मूला क्या है। बोले अगर आप बीमार हो जाओ और स्वस्थ होना चाहते हो, किसके पास जाओगे? जी अच्छा, आप में कोई मुकदमा हो जाए,
और आपको मुकदमे से बाहर निकलना है, झंझट खत्म करना है, किसके पास जाओगे? लेकिन डॉक्टर बहुत बढ़िया है आपके शहर में, आपका दोस्त है, आप जाओगे उसके पास में मुकदमे के लिए। और वकील आपका दोस्त है, लेकिन बीमार हो गए हो, जाओगे इलाज के लिए। यानी जो एक्सपर्ट है जिस चीज का, आप उसके पास ही जाते हो। यस और नो? आप गरीब हो, अमीर बनना चाहते हो, किसके पास जाना पड़ेगा? जाओ पंडिलिया, एंटीलिया जाओ, जाके पूछो भाई बता अमीर कैसे बना, बताएगा है? तो वो वर्षा जाओ, उनसे पूछो, बताएंगे। तो वो उधर बच्चन साहब का और शाहरुख खान का उसमें जाओ, बताओ, पूछो, बताएंगे? नहीं बताएंगे। ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज हो जाता है, मुकदमा होता है, वकील के पास जाते हैं, मुकदमा से निपट जाता है। गरीब होते हैं, अमीर के पास जाते हैं तो अमीर हो जाते हैं। धीरूभाई अंबानी कहां गए थे अमीर होने के लिए? है जी? अरे भाई सऊदी अरब में गए थे, कहीं गए थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, वहां तो गरीब ही थे। 25 पैसे की चाय मिलती थी ठेले पे, लेकिन वो सामने 5 स्टार होटल में 2 रुपए की पीने जाते थे उस समय। तो साथ वाले हंसते थे, साथ वाले हंसते थे, बोले ये बनेगा अमीर, 100 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए की चाय पी के आ रहा है, चाय 25 पैसे में मिल रही है। वो बोले मैं 25 पैसे की चाय इसलिए नहीं पीता हूं क्योंकि 25 पैसे की चाय पीने वाले सारे गरीब है, माहौल जो मिलेगा वो गरीबों का है। 2 रुपए की चाय पीने इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां 2 रुपए की सारे अमीर लोग पीते हैं। अगर मैं उस माहौल में रहूंगा तो एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। वो अमीरों के बीच गए तो अमीरों से सीख लिए। हमारी तकलीफ ये है, हम पप्पू पान वाले के पास जा रहे हैं। पप्पू पान वाला मतलब पान वाले की बात नहीं कर रहा हूं, अपने ग्रेड का आदमी। एक बी क्लास से दोस्ती करता है, सी क्लास से करता है, ए क्लास से करता है। रिच के साथ संबंध बनाता है, मिडिल क्लास के साथ बनाता है, पुअर क्लास के बनाता है। यस और नो? गरीबों के दोस्त गरीब होते हैं, अमीरों के दोस्त अमीर होते हैं। यस और नो? तकलीफ ये है। उन्होंने कहा अगर आपको अमीर बनना है तो सलाह किससे लोगे? मैंने कहा अमीर से। बोले आपके शहर में ऐसा कोई अमीर आदमी है जो आपको सलाह देगा अमीर बनने के लिए? मैंने कहा नहीं देगा। बोले मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने पूरी दुनिया के सारे अमीरों को अमीर बनने के लिए सलाह दी है। पूरी दुनिया के सारे अमीरों को अमीर बनने के लिए सलाह दी है, और जिसने उसकी सलाह को माना, और मैं आपको बताऊं तो क्या आप मानोगे? मैंने कहा साहब दोनों हाथों से। जिसकी सलाह से सारे अमीर बने, वो सलाह, वो गुरु अपने को मिल जाए, और क्या चाहिए भाई? सबका बाप अपने को। भाई सचिन को जिसने रमाकांत आचरेकर ने क्रिकेटर बनाया, वो आचरेकर साहब अपने को क्रिकेट सिखाए, तो फिर और क्या चाहिए? यस और नो? उन्होंने कहा उसका नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी। उस समय गूगल का जमाना नहीं था, अभी गूगल का जमाना है, गूगल करके देख लेना साहब। 1940 में दुनिया को पहला अरबपति मिला था जिसका नाम था जे पॉल गेटी। उम्र थी 26 साल। 26 साल की उम्र में एक आदमी दुनिया का पहला अरबपति बनता है। 26 साल की उम्र में एक आदमी दुनिया का पहला अरबपति बनता है। कुछ तो होगा ना उसके पास यार। यस और नो? वो अमीर बने, और जब वो अमीर बने तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा साहब आप 26 साल की उम्र में दुनिया के पहले अरबपति बन गए, अगर कोई आदमी आपसे ये पूछे कि मुझे अमीर बनना है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? और उन्होंने जो सलाह दी दोस्त, पूरी दुनिया के जितने भी अमीर है ना, वो सारे उसी सलाह को फॉलो करते हैं। और वो सलाह मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मेरे को उस दिन मेरे सीनियर ने समझाई थी। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज, मिस्टर गेट्टी ने कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब करके कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बना। नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। नौकरी से पेट पालन हो सकता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। यस और नो? सुंदर पिचाई नौकरी नहीं करता है, शेयर होल्डर है गूगल का। वो गूगल का शेयर होल्डर है, 300 करोड़ के उसको शेयर मिलते हैं। तनख्वाह तो उसको भी 20-30 करोड़ मिलती है। तो 20-30 करोड़ से अमेरिका में अमीर नहीं बनते, नौकरी से अमीर नहीं बनते। अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, पहली चीज। बहुत सारे बिजनेसमैन खुश हो रहे होंगे रामातार जी जैसे कि वाह अपन तो अमीर बन जाएंगे। बता रहा हूं आगे थोड़ा सा और बिजनेस करना होगा। मैं बड़ा खुश हुआ, वाह यार अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। आत्माराम तू तो दूध बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, बल्ले 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 बल्ले, बहुत बढ़िया।
साहब आगे बताओ, जल्दी बताओ। दूसरा, आपका बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस आपको करना होगा जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। लिया, खाया, फेंका, दूसरी बार खरीदा। पेस्ट है, लाओगे 10 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर खरीदने जाओगे। चाय है, पियोगे, 10 दिन बाद पैकेट खत्म, फिर लेने जाओगे। पानी है, बोतल खत्म, फिर लेने जाओगे। ऐसे प्रोडक्ट, शैम्पू है, यूज किया, फिर लेने जाओगे। साबुन है, यूज किया, फिर लेने जाओगे। ऐसे प्रोडक्ट जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो मैंने कहा यार बढ़िया है, अपने तो साला लोगों की सुबह ही नहीं होती दूध के बगैर। सबसे बड़ा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो अपने पास है। शाबाश आत्माराम, तू सही धंधे में। थोड़ा प्राउड फील हो रहा था कि यार अब तो ठीक है, अमीर बन जाएंगे, ये किट विट नहीं लेनी पड़ेगी, ये झंझट नहीं करना पड़ेगा, अपने वाला ही है सबसे बढ़िया। तो फिर दूसरे की जरूरत क्या है। तीसरा उन्होंने बोला, आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए। एक जगह पे अकाल पड़ जाए तो धंधा चौपट हो सकता है, एक जगह पे बाढ़ आ जाए तो धंधा चौपट हो सकता है, भूकंप आ जाए धंधा चौपट हो सकता है, कोई और समस्या आ जाए धंधा चौपट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुआयामी होना चाहिए, यानी बहुत सारी जगह से आपको रेवेन्यू आना चाहिए। अब थोड़ा, क्योंकि मैं तो रायसिंह नगर में ही कर रहा था, रायसिंह नगर में कुछ भी हो जाए तो अपना तो बंद हो जाए, तो ये गड़बड़ था, तो थोड़ा उदास हुआ। उन्होंने कहा उदास मत हो, अभी एक बाकी रह गया। 4 चीजें बताई हुई है जयपुर मार्केटिंग की, 3 ही हुई है अभी तो। चौथी, आपका बिजनेस 3% आप पे और 97% दूसरों पे निर्भर होना चाहिए। गुब्बारा पूरा खाया। मैं बोला अपने वाले में तो साला 700 साल में भी ये नहीं हो पाएगा। दूध 700 साल तक 97% मेरे लिए कौन बेचेगा भाई। ऐसा थोड़ा ही मैं बैठा ऑर्डर दो है, जा दूध बेच के आ। बोले पैसे दे, बेच के आऊंगा तो पैसे मैं कमाऊंगा, तेरे को थोड़े ही दूंगा। 97% खुद पे और 3% दूसरों पे तो संभव हो सकता है कि 100 दिन में 3 दिन कहीं जाना हो तो किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन 100 दिन में 3 दिन अपन करें, 97 दूसरे करें और पैसे अपने को मिले, इम्पॉसिबल। मैंने कहा साहब मेरे वाले एफएमसीजी में तो ये नहीं है, मेरे वाला धंधा है एफएमसीजी है, ये 2 बात समझ में आ गई। बहुआयामी नहीं है और 97 वर्सेस 3% नहीं है। आपके पास है कोई ऐसा जुगाड़? बोले हाँ है, तभी तो मैं बैठा हूं इधर। मैंने कहा तो जल्दी बताओ। अब उन्होंने किट नहीं निकाली, फार्म निकाला, किट में से किट खोला, फार्म निकाला, फार्म निकाल के बोलते हैं इसको भरो। उनका ये इससे क्या होगा? बोला ये किट लेनी है आपको। मैंने कहा ये किट, ये तो अभी दे रहा था राम अवतार। बोले हाँ यही लेनी है, इससे क्या होगा? बोले इसमें वो चारों चीजें हैं। मैंने कहा कैसे? बोले पहली चीज ये एक बिजनेस है, आरसीएम एक बिजनेस है। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। दूसरा ये एफएमसीजी का ही है, क्योंकि कपड़ा है और आने वाले समय में सारे एफएमसीजी उत्पाद आने वाले हैं जो हर आदमी के काम की चीज है। मैंने कहा ठीक है। तीसरा बोले बहुआयामी है, पूरे देश में आप कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है रायसिंह नगर में करो। आपका एक साथी बंबई रहता है, आप बंबई में शुरू कर सकते हो। एक आदमी अहमदाबाद में रहता है, आप अहमदाबाद में शुरू कर सकते हो। एक कलकत्ता में रहता है, आप कलकत्ता में शुरू कर सकते हो। मैंने कहा चौथा 97 यहां लोचा तो ये है ना जनाब, मेरे लिए 97% काम कोई दूसरा क्यों करेगा? बोला यही तो इस बिजनेस की खूबी है, दुनिया के सारे व्यवसाय में यही होता है अमीरों के। उस समय उन्होंने मुझे एयरटेल का उदाहरण दिया था, अभी मैं आपको लेटेस्ट में जियो का दे देता हूं। जियो में क्या है साहब? मुकेश अंबानी के ऊपर जियो कितने % निर्भर है? 3। जियो का रोज रिचार्ज करवाते हो, महीने का महीने। बिजनेस है, एफएमसीजी टाइप का है, बहुआयामी है, पूरे देश में है। 97 वर्सेस 3 है। 97% किस पे डिपेंड है? ग्राहकों पे और कर्मचारियों पे। अंबानी जी भी तो 3 भी होगा, नहीं कम होगा। 3% है डिपेंड कि उन्होंने एक सेटअप बनाया, लाइसेंस लिए, ऑफिस को लाइसेंस भी उनके एम्प्लॉय ने लिए होंगे, ऑफिस में भी उनके एम्प्लॉय बैठते हैं, सिम भी उनके एम्प्लॉय बेचते हैं या जो दुकानदार है वो बेचते हैं, यानी सारी दुनिया उनके लिए कर रही है, वो कहीं भी घूम रहे हैं। 3% उन पे डिपेंड है, 97% दूसरों पे डिपेंड है। यस और नो? डीमार्ट में
राधा किशन दमानी जी बैठे हैं क्या? इधर एक डीमार्ट देखा था मैंने थोड़ी देर पहले आते हुए। राधा किशन दमानी जी बैठते हैं क्या वहां पे? हेलो, दमानी जी बैठते हैं क्या उधर? मेरे को मिलना है दमानी जी से। तो दिल्ली वाले में बैठते होंगे, तो गोरेगांव वाले में बैठते होंगे, तो आपके वो उधर वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो है उसमें बैठते होंगे। बैठते हैं क्या दमानी जी? कौन बैठता है? बेटा बैठता होगा उनका, भाई बैठता होगा, भतीजा बैठता होगा, बीवी बैठती होगी, कोई तो बैठता होगा ना। ये पीयूसी वाले भाई साहब है, इनकी बीवी बैठी है वहां पे, ये मैडम बैठे हैं। तो दमानी जी का डीमार्ट है तो वो क्यों नहीं बैठे? क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि 97% दूसरे संभालते हैं, दमानी जी का रोल सिर्फ 3% है। अब उन्होंने कहा आरसीएम में भी ऐसा होगा। मैंने कहा कैसे? बोले आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद आपको कपड़ा ठीक लगेगा आप पहनो। मैंने कहा खराब लगेगा तो भी पहन लूंगा। अगर ये सारी चारों चीजें इसमें हो ना, क्योंकि जेपॉल गेंटी का बोला हुआ ये बात समझ में आ गई। कई उदाहरण दिए तो पूरा 100% क्लियर हो गया कि बिजनेसमैन फॉलो तो उसको कर रहे हैं। साला अपन गरीब इसलिए है कि अपन फॉलो उसको नहीं कर रहे, अपन चचा को फॉलो कर रहे हैं। चाचा पढ़ के डॉक्टर बन गया, अपन डॉक्टर बनेंगे। भाई पढ़ के पुलिस वाला बन गया, अपन पुलिस वाले बन गए। एक दोस्त दूध बेच रहा है, अपन दूध वाले बन गए। बाप खेती कर रहा था, अपन किसान बन गए। कॉपी गलत कर रहे हैं। दैनिक भास्कर को रख के पंजाब केसरी का प्रिंट निकाल लो, फोटोकॉपी से निकलेगा। मशीन को लात मार रहे हो, साले ठीक नहीं है। अरे भास्कर रखा है ऊपर, नीचे पंजाब केसरी थोड़े ही निकलेगा, भास्कर ही निकलेगा। चावला जी ने मुझे कहा कि आरसीएम जो है ना, इसमें वो चारों चीजें हैं। कैसे है? बिजनेस है, एफएमसीजी है, बहुआयामी है। चौथा कैसे होगा साहब? 97 वर्सेस 3 बताओ ना जल्दी। बोले आज आप ज्वाइन करो, कपड़ा पहनो। मैंने कहा ओके, पहन लिया। फॉर्म भरो, ओके, भर लिया। उसके बाद में आप इस कपड़े को पहन के लोगों को बताओ। मैंने कहा वो तो पहले ही बताते हैं। बोले पहले बताते हो तो दूसरों का बढ़ाते हो, 97% उनके लिए करते हो। जियो की सेल लगती है, आप प्रमोट करते हो। डीमार्ट में सेल लगती है, आप प्रमोट करते हो या नहीं करते हो? जियो की सिम का एक दिन मुकेश जी ने विज्ञापन नहीं करवाया। सारी की सारी 63 करोड़ हम जैसे आप जैसे लोगों ने बेची है। यस और नो? उन्होंने कहा आरसीएम कोई विज्ञापन नहीं करवाएगी। कपड़ा पहनो, अच्छा लगे तो बताओ। पहले ही दिन बता दिया था, 90% ना बोलने वाले मिलेंगे, सुन लो। और अगर वो हाँ बोल दिए तो भारत सरकार को कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ये भी साथ में बता दिया। कई बार लोग बोलते हैं अवधेश जी, सर मैं प्लान दिखाता हूं, लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं बोलता हूं अच्छी बात है, भविष्य उज्जवल है। अगर तुम प्लान दिखाओ और सारे ज्वाइन कर ले, ये रेलवे वाले सारे ज्वाइन कर लेते, ये ज्वाइन करते सर्वेश जी और 3 साल में डायमंड हो जाते। बताइए साहब, ये सनातन जी ज्वाइन करते, 3 साल में डायमंड हो जाते। अभी रेल का कोई कर्मचारी रेलवे में होता है? भारतीय रेल बंद हो जाती, मोदी जी को आरसीएम बंद करवानी पड़ती, हम सब लुट जाते। अच्छा है इन्होंने सबको दिखाया, नहीं समझ में आया, वो गाड़ी चला रहे हैं, ये इधर आरसीएम से मजे उड़ा रहे हैं। अगर सारे दूध वालों को, अगर मैं 3 साल में डायमंड बन जाता, सारे दूध वाले आरसीएम कर लेते, देश के बच्चे भूख मर जाते। मोदी जी को बोलना पड़ता, कानून बनाना पड़ता, बोला टीसी छाबड़ा को बोलो बंद करे इसको, हालत खराब हो जाती। भाई सारे दूध वालों को समझ में नहीं आया, इसलिए वो दूध बेच रहे हैं, मैं इधर आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप प्लान दिखा रहे हो और ज्वाइनिंग फटाफट आ रही है, इसका मतलब आपका भविष्य अंधकार में है। और आप प्लान दिखा रहे हो और ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, समझ लो आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल से भी उज्जवल। उन्होंने कहा 100 को बताओगे ना आत्माराम जी 10 आएंगे, और आपको 10 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 चाहिए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ 2 ए और बी, इनकी दुकान बदलवा दो। मैंने कहा बदलवा दी। फिर बोला फिर इनकी मदद कर दो, ये भी अपने 2 ढूंढ ले। मैंने कहा साहब 2 तो ढूंढने ही पड़ेगा। बोले कैसे? मैंने कहा एक जीजा एक साला सबके है। बोले क्या बात कर रहे हो, आप तो मेरे से भी 2 कदम आगे हो। मैंने कहा साहब 2 आदमी इस दुनिया में ऐसे होते हैं, हर आदमी के जिनको कोई ना नहीं बोलता। मेरा जीजा मेरे को ना कर सकता है क्या? लेकिन आपके वाला ना कर सकता है क्या आपको? बहन शाम को कर्फ्यू लगा देगी, बोल के तो देखो। अच्छा आपका साला औकात है उसकी मना करे? कर ही नहीं सकता मना।
वो अलग बात है, मेरे वाला अभी ज्वाइन नहीं किया, मैंने उसके पैदा हुए को 18 साल का होने पे परसों प्लान दिखाया है। उसने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा 17 साल पहले वादा किया था तेरी औलाद से करवाऊंगा, तू नहीं करेगा तो अभी इसको ज्वाइन करवा रहा हूं, अमित कुमार को। मैंने कहा तेरे 2 बेटे हैं, दोनों को ज्वाइन करवाऊंगा, एक उत्तर से लात मारेगा, एक दक्षिण से लात मारेगा, तू बीच में फुटबॉल बन के घूमेगा। ये बोलेंगे साला तेरे को 17 साल पहले समझ में आ जाता, हमें नहीं करना पड़ता। फूफा जी ने समझाया तो तुम्हें समझ में नहीं आया, इसलिए हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। तेरे को दोनों साइड से ये समझाएंगे, तेरे को 17 साल पहले वादा किया था मैंने, आज ज्वाइन कर ले, नहीं तो 17 साल बाद पछताएगा। अभी तू पछताने की तैयारी कर। बोला आप मरवाओगे? मरवाऊंगा नहीं, पूरा हिसाब चुकता करूंगा। 17 साल में मेरे को कितना दर्द हुआ होगा। दुनिया के साले ज्वाइन करवा दिए, साले सब ज्वाइन हो गए, मेरा साला ज्वाइन नहीं हुआ। सोचो यार कितना दुख हुआ होगा। लेकिन भरोसा यह था दो तो मिल जाएंगे, क्योंकि एक जीजा को ज्वाइन करवा लेंगे, एक साला को ज्वाइन करवा लेंगे। फटाक से बोला साहब किधर साइन करने हैं? बोले 1500 रखो, उसके बाद साइन करवाएंगे। वो नहीं है साहब, 1500 नहीं है। बोले वो तो देने पड़ेंगे साहब, उधार से काम चल जाए। बोला नहीं उधार नहीं, प्योर नगद। ठीक है साहब, थोड़ी देर वेट करो, आ रहा हूं। अभी एक दोस्त के पास गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना होगा। मर गया तो तेरे 35,000 डूब जाएंगे। 500 दे, क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता। बेचारे ने 500 दिए। एक के पास गया, मोटरसाइकिल खराब हो गया यार, चेन टूट गई, चेन सेट बदलवाना होगा, 600 रुपए लगेंगे, 100 पड़े जेब में, 500 दे। उसने 500 दे दिए। एक और के पास गया, ऐसा ही डायलॉग मारा, 1500 ले आया, लाके ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किया, किट लेके घर गया, मन में सोचता जा रहा था 2 कल ज्वाइन करवा दूंगा, फिर परसों उनके 2 के 2 करवा दूंगा, फिर उनके 2 करवा दूंगा, फिर उनके 2 हो जाएंगे। 12 महीने बाद तो साला मैं तो सांप बन जाऊंगा। दूध नहीं बेचना, कुछ नहीं करेंगे, कार लाएंगे, घर बनाएंगे, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़ा सपने बनाए। 12 किलोमीटर दूर घर था, 15-17 मिनट लगे होंगे, 15-17 मिनट में पूरी दुनिया बदल डाली। घर पहुंचा, घर जाते ही बीवी कहती है ये क्या लाए हो? मैंने कहा ये किट है। बोली क्या है इस किट में? मैंने कहा कपड़ा है। किसने दिया? दोस्त ने दिया। उधार लाए हो कि नगद? मैंने कहा उधार नहीं मिलता है, नगद लाए हो। कितने का? 1500 का। बोले 1500 का सारों का है क्या? मैंने कहा नहीं, लेडीजों का और बच्चों का नहीं आता है, अकेले का है। 3 जोड़ी अकेले। बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। गया तो सुबह यही था, चेंज कैसे हो गया? आइटम बदला बदला सा लग रहा है। बोली क्या खाया था? मैंने कहा कुछ नहीं खाया, खाने की वेट कर रहा हूं, अगर रास्ता दे तो खाना खा लो। तब तक वो किट ओपनिंग सेरेमनी मोटरसाइकिल पे ही हो गई थी। मोटरसाइकिल के ऊपर टंकी पे से वो किट को खोला, ऐसे निकाल के बोलती है कोई दम नहीं है। मैं आज तक ढूंढ रहा हूं और पूरे देश में पता करते घूम रहा हूं कि हिंदुस्तानी आदमी की इन 2 उंगलियों और इस अंगूठे के बीच में ऐसा कौन सा सेंसर लगा हुआ है जो यूं यूं करके कपड़े की क्वालिटी बताता है। आज तक नहीं मिला कोई। जिसको देखो हाथ डालता है, हाँ ठीक है, हाँ ये काम का नहीं, ये महंगा है, ये सस्ता है। अरे मशीनें लगा रखी है यार करोड़ों रुपए की, उनको पता नहीं चलता, उनमें से नकली निकल जाता है। तुम्हारी इस उंगली अंगूठे में कौन सा सेंसर है बता दो तो। लेकिन ये बात आपको कह रहा हूं, बीवी को कुछ नहीं बोला था और आप भी गलती से मत बोल देना जाके। मैंने कहा यार दम तो है कि नहीं है पता नहीं मेरे को, लेकिन दोस्त ने कहा अमीर बन सकते हो। जयपॉल गेट्टी साहब का फार्मूला मिला है। बोले देखो जी आप 9वीं क्लास तक पढ़े हो, आता जाता आपको कुछ है नहीं, ऐसे लोगों के जाल में मत फंसा करो। मैंने कहा इसको काहे को मत्था मारे भाई, खाना खाना है, जैसा कहती है वैसा कर लेते हैं। प्लान तो दूसरों को दिखाना है ना, इसको थोड़ा ही दिखाना है। खाना खाया, शाम को गया, जाके 3-4 दोस्तों को बताया, ज्वाइन कर लो, 3 जोड़ी कपड़े लेने। फटाफट पूरा पहली बार जो आदमी आज मीटिंग देखेगा ना, कई बार जाते ही जो है ना हाथों हाथ रूबी स्टार की प्लानिंग करके निकलेंगे यहां से, और जाते ही बोलेंगे 5 साल तो यूं निपटा दूंगा कि तुरंत ही ज्वाइन कर लेंगे, और वो उसको निपटा देंगे। तो वो जाते ही बताते ही वो हवा निकाल देंगे, क्योंकि वो आलपिन लिए बेटे, वो गुब्बारा बन के जाएगा यहां से, आलपिन ऐसे काम हो जाएगा। 2-3 दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा तुम अमीर बनेगा। मैंने कहा हाँ। बोला पता है तेरे को
1 लाख में कितनी बिंदी होती है? जीरो को बिंदी बोलते हैं राजस्थान में। बोले पता है तेरे को 1 लाख में कितनी बिंदी होती है? मैंने कहा यार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5। बोले तो बस इतना बहुत है, इतना करोड़पति बन गया, इससे ज्यादा मत बनना। ये ऐसी किटें जो है ना, ये बाजार में 300 रुपए में मिल रही है, तू जिसके 1500 दे के है। और ऐसी 7-8 कंपनियां बंद हो गई। 1 सलाहकार, 2 सलाहकार, तीसरा सलाहकार रात को 11 बजे रिजाइन हो गया। सुबह ज्वाइन किए थे, जयपाल गिट्टी का फार्मूला लेके आए, रूबी स्टार बन जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 11 बजे रिजाइन हो गया। 1 महीने बाद दोस्त का फोन आया, आत्माराम जी। मैंने कहा हाँ जी। बोला आपने वो आरसी बिजनेस ज्वाइन किया था? मैंने कहा हाँ जी। वापस लेनी है क्या किट? अभी सिलाई नहीं है, तैयार पड़ी है। बोला नहीं नहीं, अरे सिला लो, पहन लो यार, जिंदगी बदल सकती है। मैंने कहा आपने फोन कैसे किया? बोला आरसी बिजनेस की आज एक मीटिंग है, आ जाओ, अटेंड कर लो, अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो मत करना। मैंने कहा दोस्त आज तो कोई रिश्तेदार आ गए, आज तो नहीं आ पाऊंगा, बाद में कभी देखेंगे। 1 महीने बाद फिर उसका फोन आया, फिर उसको एक बड़ी सी गोली दे दी। फिर 1 महीने बाद फोन आया, फिर एक गोली दे दी। फिर 1 महीने फोन आया, फिर गोली दे दी। 6 महीने तक मैं उसको टाकता रहा। 6 महीने बाद एक दिन उसका फोन आया। लैंडलाइन फोन होता था, ऐसे फोन की घंटी बजी, मैं सहयोग के पास में खड़ा था, मैंने फोन उठाया, कान के लगाया, उधर से आवाज आई, हेलो आत्माराम जी। मैंने कहा हाँ रामोदार बोल रहा है क्या? क्योंकि अब तक मैं आवाज पहचानने लग गया था। बोला हाँ रामोदार बोल रहा हूं। मैंने कहा आरसीएम की मीटिंग है क्या? क्योंकि मेरे को पता था महीने में 1 बार आता है और जिस दिन आता है आरसीएम की मीटिंग होती है। मैंने कहा आरसीएम की मीटिंग है? बोला हाँ, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने कहा आपको क्या लगता है पहले मैं बहाने बना रहा था? बोला नहीं, आप बहाने नहीं बना रहे थे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा, मतलब आज आप किसी भी सूरत में मिस मत करिएगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोला आज इस बिजनेस के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर माननीय श्री बीसी छाबड़ा साहब आपके शहर में आ रहे हैं, एक बार आ जाओ, आके अटेंड कर लो। मेरे को क्या मालूम कौन छाबड़ा है, आज तो मेरे को भगवान है, लेकिन उस दिन क्या मालूम कौन छाबड़ा कहां से आ रहा है, भिलवाड़ा से आ रहा है। मैंने सोचा बेवकूफ बनाने आ रहा है। मैंने कहा दोस्त मैं जरूर तेरे छाबड़े को सुनने आता, लेकिन क्या करूं मेरी दादी की डेथ हो गई है। वो बोलता है वो बहुत बुरा हुआ। थोड़ी देर बाद में मैं अंदर बैठा था। राजस्थान में घर जो होते हैं ना, वो गांव में, वो सब 100 बाई 100 के होते हैं, 100 फीट लंबे, 100 फीट चौड़े। मेन दरवाजा वहां होता है, कमरा इधर होता है। मैं कमरे में बैठा था, मेरी बेटी आई दौड़ती हुई, आके बोलती है पापा पापा बाहर आपको एक अंकल बुला रहे हैं। अक्सर हम बच्चे से पूछते हैं कौन से अंकल है, और बच्चा बोलता है सर्वेश अंकल है, और हमें सर्वेश जी से नहीं मिलना है। तो हम क्या बोलते हैं, बेटा जाओ जाके बोल दो पापा घर में नहीं है। बच्चा बड़ा दिल का साफ सुथरा होता है, वो जाता है, जाके बोलता है अंकल अंकल मेरे पापा बोल रहे हैं, बोल दो पापा घर में नहीं है। लेकिन मेरे से वो गलती नहीं हुई। बच्ची ने कहा मैं नहीं जानती, आप जाके देख लो। जैसे ही बाहर निकला, सामने में दोस्त खड़ा है। मैंने कहा तू कहां से आया? बोला तूने बोला था दादी उधर चली गई तो इधर बैठना नहीं है। मैंने कहा यार क्या बोलूं तेरे को, दादी तो बेचारी 8 साल पहले ही चली गई थी। 1 बार जाए या 8 बार जाए क्या फर्क पड़ता है, तेरे को टालने के लिए कोई और बहाना नहीं था, मैंने यही लगा दिया। बट मेरे को एक बात बता, तू मेरा इतना बड़ा शुभचिंतक कैसे हुआ? इतना जल्दी तू मीटिंग छोड़ के आने वाला नहीं है। जरूर तेरे को पता चला है इस बात का कि तेरे पड़ोसी का नंबर भी मेरे पास था। साला इस पड़ोसी से निपटूंगा पहले, तो इसको जाने तो दो, फिर इससे बात करूंगा। क्या जरूरत थी इसको बताने की? मैंने कहा क्या पूछा तूने पड़ोसी से? बोला सीधा पूछता तो अच्छा नहीं लगता। मैंने तेरे पड़ोसी से पूछा भाई साहब क्या हाल चाल है? बोले बढ़िया है। बोले आत्माराम जी आपके पड़ोस में रहते हैं? बोले हाँ। बोले उनके क्या हाल चाल है? बोले बहुत ही बढ़िया है, और आज तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया। बोले आज ज्यादा बढ़िया कैसे? साला दादी मरने पे खराब होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया कैसे हुआ? बोला आज इंडिया का और इंग्लैंड का क्रिकेट का मैच है, अगर इंडिया जीतेगी तो वो लड्डू बांटेंगे, खाने को हमें भी एक आधा मिलेगा। बोला हारी तो? बोला फिर तो बेचारों के साथ चूल्हा ही ना जले। अब मैं बड़ा खुश हो गया साहब, सीना मेरा फिर 56 इंच का हो गया। क्योंकि 2 लोग इस दुनिया में आपकी कभी तारीफ नहीं करते। मेल मेंबर के लिए बता रहा हूं खास तौर पे, 2 लोग आपकी कभी तारीफ नहीं करेंगे। एक आपकी धर्मपत्नी और दूसरा आपका पड़ोसी। आपकी पत्नी फिर भी करती होगी, मेरे वाली तो अभी भी नहीं करती।
वो तो इस बात को लेके परेशान बैठी है कि बंबई वाले 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए देके इसको क्यों सुन रहे हैं। क्या बताएगा। मैं प्रूफ दिलाने के लिए उसको कश्मीर लेके गया एक बार घुमाने के बहाने, ज्यादा इधर उधर आती जाती नहीं है, कश्मीर लेके गया। मैंने कहा चल तेरे को घुमा के लाता हूं। कश्मीर घुमाया, जम्मू घुमाया, वहां 80% आरसीएम का टर्नओवर मेरा होता है J&K में। मैं वहां उसको लेके गया, जम्मू में आए, 4-5 मीटिंगें पहले की। लास्ट प्रोग्राम जम्मू में था, 2000 लोगों का प्रोग्राम था। मेरा प्रोग्राम रखा, मैंने टीम को थोड़ा ताकत लगा के तैयारी करने को बोला क्योंकि मामला इज्जत का था। टीम ने भी बढ़िया तैयारी की, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। मैं स्टेज पे आया, मीटिंग की, मेरा बेटा मेरी बेटी उस समय मेरे साथ थे। वो कहते हैं पापा आप बहुत बढ़िया बोलते हो, ये वो दुनियादारी। उन्होंने जो भी मेरी तारीफ करनी थी बच्चों ने की। मैंने मेरी मैडम की तरफ देखा, पूछा कुछ नहीं, होटल चले गए। मैंने कहा क्या पता अपने आप बोल जाए, नहीं बोली तो होटल जाके मेरा भी सब्र टूट गया। मैंने कहा आज समझ में आया तेरे को लोग मेरे को क्यों सुनते हैं। बोली हाँ समझ में आ गया, लोग आपको इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप मेरे बारे में बात करते हैं। मनवा लो, किसको मनवाओगे। और पड़ोसी, मेरा पड़ोसी आज भी इस बात को लेकर हैरान और परेशान है कि इसको 2 क्यों मिले। वो कहता है ये तो गधा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं था, गलती से 2 मिल गए। एक वो रेलवे का कोई ऑफिसर है बिलासपुर में, पता नहीं इससे कैसे बेवकूफ बन गया विवेक पारासर, और एक वो जम्मू में एक बिजनेसमैन है विपिन अग्रवाल, पता नहीं कैसे पागल हो गए। वो 2 मिल गए, अब आगे से आगे इंजीनियर जुड़ते जा रहे हैं। अब वो डॉक्टर को भी ले आते हैं, वकील को भी ले आते हैं, इंजीनियर को भी ले आते हैं। बताइए ये नवीबाज के साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ तो इसकी बीवी ना रहे। ना पड़ोसी तारीफ करता है ना बीवी तारीफ करती है। आपकी करते हैं तो आपको शाबाशी ले लेनी चाहिए खुद ही कि शाबाश मेरी तो कोई कर रहा है, मेरी तो नहीं करते भाई, आज भी नहीं करते। उस दिन पड़ोसी ने तारीफ की थी कि लड्डू बांटेंगे, क्रिकेट के दीवाने हैं, तो सीना 56 इंच का होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हो गया। मैंने कहा आप बैठ, आज इंडिया को जिता के खड़े होंगे। बोला इंडिया जीत जाएगा क्या होगा, तेरे को क्या मिलेगा। मैंने कहा खुशी, सुकून, शांति। बोला अगर हारा तो, मैंने कहा दुख होगा। बोला उनको फिर भी पैसा मिलेगा। मैंने कहा उनको पैसा मिलेगा क्योंकि वो खेले हैं, अपन कोई खेले थोड़े ही है, अपन तो टाइम पास कर रहे हैं। तो बोला टाइम पास करना है तो वहां जाके करना मेरे साथ, जिंदगी बदल सकती है। मैंने कहा यार ये सब कहने की बातें हैं, जिंदगी नहीं बदलती है। अगर किस्मत में जिंदगी बदलना लिखा होता तो अंबानी के घर पैदा होते। बोले हिंदुस्तान के 98.2% लोग यही सोचते हैं। 98.2% लोग इंडिया में बिलो 20,000 कमाते हैं एवरी मंथ। ध्यान से सुनिएगा, डेटा मेरा नहीं है, गूगल कर लीजिएगा। ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, और अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनका ये डेटा डाला हुआ है, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। 98.2% लोग हिंदुस्तान में 20,000 से कम कमाते हैं, और वो सब अंबानी के घर पैदा होने की ख्वाहिश रखते हैं। और गलती से अंबानी के घर पैदा हो जाए तो अंबानी 98.2% में आ जाए। बोले यार किस्मत नहीं होती है यार, सारे अंबानी के घर पैदा हो जाएंगे तो अंबानी रोड पे आ जाएंगे, तू मेरे साथ चल। मैंने कहा भैया मैं ना जाऊं। एक बार गया, 1500 का खाया, दूसरी बार नहीं जाऊंगा। बोले यार लिया क्या है, 1500 में 3 जोड़ी कपड़े लिए, पहन लिए या नहीं पहने। मैंने कहा हाँ वो तो पहन पा लिए, थोड़े दिन वेट किया था, क्या पता तू वापस ले जाए, लेके नहीं गया तो मैंने सिलवा लिया, पैसे लगे हुए थे। बोला नुकसान क्या हुआ, पहले कपड़े नहीं पहने। मैंने कहा पहने तो पहले लाया, अभी भी ले आया, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा ले आया, बात खत्म हो गई ना। बोला लोगों को बता, मीटिंग में चल, सिस्टम को सीख। मैंने कहा वो तू कर। वो ज्यादा बोलने लगा मेरे को। मैंने कहा तेरा चेक दिखा। अब बेचारे को उसको कोई एक आधा आया होगा 500-700 का। मैंने कहा इतना ही आएगा और नहीं आएगा, इतना ही आएगा और नहीं आएगा। बोला यार मेरे को पता है, तू पहली बार भी ज्वाइन किया था ना तो 2 घंटे लग गया था तुम्हें, अभी भी तू आसानी से मीटिंग में नहीं जाएगा, तेरे को मैं लेके जाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो साहब वो मेरे को किडनैप करके मीटिंग में लेके चला गया। उस मीटिंग में पहली लड़ाई गेट पे 50 रुपए टिकट के लिए, वो 50 से बढ़ते बढ़ते अभी 150 की हो गई है। यहाँ भी कई लोगों को टेंशन हुई होगी, होनी भी चाहिए, मेरे को हुई थी। शर्त लगाई थी दोस्त के साथ में, उसने कहा था मीटिंग अच्छी नहीं लगे तो तेरे 50 गए, मीटिंग अच्छी लगे तो तेरे 50 गए। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही पूछ लिया, अगर खराब लगे तो बोला 500 दूंगा। तेज चलता है। एक ही बात समझ में आई, आज 500 लेके जाऊंगा। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसमें कोई खराबी ना हो।
पहली बात तो छाबड़ा जी आरसीएम के बारे में बताएंगे, 50 कमियां निकाल दूंगा। मान लो अगर कोई कमी नहीं हुई, बोलना जरूरी है क्या? ये पूछेगा कैसा लगा, मैं 500, आज तो पक्का 500 लेके जाऊंगा। मीटिंग स्टार्ट हुई, पीछे की सीट पे बैठा, दोस्त बेचारे ने आगे लाने की कोशिश की लेकिन आगे नहीं है। पीछे बैठने के दो फायदे होते हैं, आपके लिए नहीं बता रहा हूं, आप तो लेट आए थे, आगे जगह नहीं थी इसलिए पीछे बैठे हो। पहली बार आदमी आता है पीछे क्यों बैठता है मालूम है? दो फायदे होते हैं। पहला फायदा नंबर 1, जब मर्जी खड़े होकर निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। आगे जाएगा उदय जी रोक देंगे, मौर्य जी रोक देंगे, कोई और रोक देगा, बोले बैठ जाए यार क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। पीछे बैठो, जब मर्जी आई जी में खिसक लो, अपन खिसक नहीं ली तो गए नहीं थे। दूसरा, आराम से सो, कोई नहीं उठाएगा। आगे सो रहा होगा तो पड़ोसी धक्का मारे, बोले इसको उठा रहे, यस और नो? लेकिन मैं इसके लिए नहीं बैठा था, मेरे को एक तो कमी ढूंढनी थी और बीच में जाना नहीं था। अब वो मीटिंग में बैठे, थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हुई। वो पहले अवधेश जी ने जितने लोग यहाँ बुलाए थे ना, वो सारे के सारे झूठे थे मेरे लिए। जिसने 500 बोला पहला चेक में, वो मेरे लिए 50 रुपए का फ्री टिकट था। जिसने 5000 बोला वो 500 दे के बुलवा रहा था, और जिसने 50,000 बोला मिस्टर राजाराम सारण, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए, वो 5000 में बोल रहे थे मेरे हिसाब से। वो सब मेरे को नाटक लगे सारे के सारे, क्योंकि मेरे शहर के लोग थे साहब, मेरे को लगता था इनको कुछ नहीं आ सकता। वो सब नाटक लगे। उसके बाद बीसी छाबड़ा जी आए, आते ही उन्होंने 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, आरसीएम बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? मुंह से एक ही शब्द निकला, 0, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा जो जुड़ गया उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जुड़े हुए कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर दिया सारे। बोले इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कोई नहीं, 0। बोले इन्वेस्टमेंट 0 है तो रिस्क कितना है? रिस्क भी 0। रिस्क 0 है तो लॉस कितना है? लॉस भी 0। उसके बावजूद आरसीएम बिजनेस एक बिजनेस है, और बिजनेस में 2 चीजें होती है, या तो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। लॉस हो नहीं रहा, पीछे क्या बचा? प्रॉफिट। और मेरे दिमाग में एक झटका लगा, यार बात तो सही है आत्मा, लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट हो सकता है। राजाराम जी कह रहे हैं मैं 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, बायर इंडिया लिमिटेड में काम करता था, पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया, आज 50,000 रुपए 1 महीने की इनकम ले रहा हूं। मैंने कहा सेम काम इन्होंने ज्वाइन किया, सेम काम अपन ने ज्वाइन किया। इन्होंने काम किया, अपन ने नहीं किया। मान लो ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनकी रेपुटेशन अच्छी है, ये 6 महीने में 50,000 रुपए पहुंच गए, अपन 50 पे नहीं जाते, 5 पे तो आ सकते थे। दूध बेच के 2 कमा रहे हैं, 5 आरसीएम से कमाते, 7 कमाते, साला जिंदगी बन गई होती। Okay.